शिवम टॉक्स नाउ। मैं हूं आपका होस्ट शिवम। तो आज हमारे गेस्ट है, वो एक हमारे गेस्ट नहीं कहते ना, हमारे गुरु होते हैं। तो आज हमने अपने ही पॉडकास्ट में गुरु को बुलाया है। उन्होंने पिछले 4 से 5 साल में काफी बच्चों को अपने ड्रीम अचीव करने में बहुत ज्यादा मदद की है। उनकी वजह से बहुत बच्चे आज अपने एजुकेशन की फील्ड में या अपने किसी ऐसे प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में अपना ड्रीम अचीव कर पा रहे हैं। वो उस व्यक्ति की वजह से, क्योंकि उस मतलब जो हमने जिनको आज बुलाया, जो हमारे गेस्ट है, उन्होंने उनके ऊपर बहुत फोकस किया। एक फैमिली की तरह, जैसे होता है ना, एक फैमिली अपने बच्चे को ट्रीट करती है, वैसे उन्होंने अपने ट्यूशन सेंटर में या अपने स्कूल्स में बच्चों को ट्रीट किया, ताकि जो वो बच्चे हैं वो अपने गोल अचीव कर पाए। और उनकी वजह से कईयों के माँ बाप आज अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे है, अपने बच्चों की वजह से। जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बच्चे इतना खुश, मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीजें अचीव कर पाएंगे, वो सब उस व्यक्ति की वजह से। आज बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट मिस्टर अंकुश के साथ। तो नमस्ते अंकुश जी। नमस्ते शिवाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। तो मैं देख रहा था आपकी बड़े अच्छा काम अभी आजकल कर रहे हो आप, तो बढ़िया है। थैंक यू बुलाने के लिए। सबसे पहले हमें अपने बचपन के बारे में बताएं, आपका अपब्रिंगिंग कैसा था और टीचिंग की शुरुआत कैसे हुई? तो सर, अपब्रिंगिंग का ये है कि मैं तो बेसिकली खुद परिंडॉप से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे तो पूरी एग्रेरियन सोसाइटी थी। तो जो फादर थे वो तो फार्मर ही थे। तो वहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत रही है वो रही है एजुकेशन की, क्योंकि वहाँ पे पैदल चलने का बहुत है, 1-1.5 घंटा आने जाने का, पहाड़ी टेरेन था। तो फादर ने देखा कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2.5-3 घंटे तो पढ़ाई में ही वेस्ट हो रहा था। तो उन्होंने हमें यहाँ पे नगरोटा में लाया, फिर यहाँ पे अच्छे स्कूलों में हमारी स्कूलिंग कराई है, बहुत अच्छे स्कूल से हमारी स्कूलिंग हुई है। तो स्कूलिंग वगैरह हमारी करा के उसके बाद जैसे होता है ना सर, आपको पता है कि बंदा क्या करता है, जब फाइनेंशियल थोड़ी दिक्कत होती है तो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देता है जी। तो हमने भी 8वीं 9वीं में पढ़ते थे, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, नर्सरी थोड़ा खर्चा वर्चा निकालने के लिए। तो ऐसे करते करते समझ ही नहीं कब इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट बन गया, तो एक फुल फ्लैज इसको एज ए करियर हमने उसके बाद चूज कर लिया। तो अपब्रिंगिंग की बात करें तो वो तो अच्छी रही है, मतलब फादर एंड मदर ने जितने अपनी तरफ से फुल एफर्ट डाले। फाइनेंशियली तो प्रॉब्लम रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन बाकी किसी चीज में कोई दिक्कत जैसे आप पटनी टॉप खुद से हो, आप चलो अपनी स्टडीज के लिए नगरोटा आए, जब आपकी स्टडीज कंप्लीट हुई आपने वहां पे क्यों नहीं स्टार्टअप करने का सोचा? एक्चुअली सर ये था कि जब हम 8-10 साल से यहीं पे रह रहे थे तो ज्यादा कनेक्शन हमारे यहाँ पे बने थे, यहाँ के लोग हमें जानते थे। अब मैं वहां जाऊंगा, वहां पे मुझे कोई नहीं जानता था उस टाइम। अच्छा। तो यहाँ ऊपर से जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो पहले से ही कनेक्ट में थे, तो ऊपर से मार्केटिंग भी ऐसी है, नगरोटा में इतना ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम पे। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक ट्राई दी जाए। हमने पटनी टॉप में भी एक स्टार्टअप का बहुत अच्छा प्लान बनाया, मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा इस बारे में। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था जिस वजह से आपने ट्यूशन सेंटर खोला? या सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो था लाइफ में रहा है वो यही रहा है कि फाइनेंशियल दिक्कत, जब दिक्कत आने लग गई, फादर की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लग गई, खराब हो गई, तो 8वीं 9वीं क्लास में बच्चा क्या ही कर सकता है, दिहाड़ी तो लगा नहीं सकता, नहीं बाहर कहीं काम कर नहीं सकता, ऊपर से पढ़ाई कर रहे हैं, इतना ही रहता है। उस टाइम पे मोहल्ले के बच्चों को पकड़ के उस टाइम पे भी थोड़ा फाइनेंशियल 3-4 हजार रुपए सपोर्ट जो है वो घर पे प्रोवाइड कर देते थे जी। तो उस टाइम पे ये चीज समझ रहे कि अगर आप अच्छा कर रहे हो इस फील्ड में और आपको है नॉलेज, तो आप इसमें करियर बना सकते हो। उसके बाद जब हम बाहर गए, जब हमने कोटा से इंजीनियरिंग वगैरह की, तो वहां पे जाके देखा कि सेम टीचर्स जो गवर्नमेंट वाले लोग नहीं कमा पा रहे, टीचर्स एक दिन में उतना पैसा कमा लेते हैं। तो इसको एज ए करियर ऑप्शन देखा जा सकता है। तो इसलिए फिर वो हमारे लिए थोड़ा टर्निंग पॉइंट रहा था। जब आपने ट्यूशन स्टार्ट किया पढ़ाना, तो सबसे स्ट्रगल क्या था? जब हमने स्टार्ट किया पढ़ाना उस टाइम पे तो कुछ स्ट्रगल नहीं था, लेकिन जब हमने इसको एज ए कोचिंग बनाने का सोचा, करियर लाइक फाइनेंशियली आप स्टेबल होना चाहते हो इसके ऊपर जी, तो उस टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये थी कि हम नगरोटा में जब आए हैं तो पढ़ बढ़ के आए, 21-22 साल उम्र है, तो हमसे बड़े बड़े लोग हमें पढ़ा रहे हैं जिनको 15 साल 20 साल हो गए। तो सबसे बड़ा पहले माइंडसेट का था, यार बच्चा उन्हें छोड़ के हमारे पास क्यों आएगा। ट्रस्ट इशू था सबसे बड़ा ट्रस्ट इशू था कि अगर हम स्टार्ट कर भी देंगे तो बच्चा हमारे पास। दूसरा, इतनी जल्दी टीम कहाँ से बिल्ड करेंगे। और तीसरा, अगर आपको कोचिंग फुल फ्लैज, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था हमने ये नहीं किया कि मैथ पढ़ाएंगे साइंस पढ़ाएंगे, हमने पूरा फुल फ्लैज शुरू किया था, कॉमर्स आर्ट्स मेडिकल सब। तो उसमें यह था कि इतना फंड कहाँ से लेंगे। तो ये सारी दिक्कतें थी हमें स्टार्टिंग में। ठीक। तो ये सब मिलके, मतलब उस टाइम पे दिक्कत तो थी, लेकिन वही है सर, 21-22 साल का बंदा तो सोचता है कर तो देंगे, देखते क्या होता है। तो वो हमने करा। क्या कभी ऐसा वक्त आया जब आपको लगा कि ट्यूशन सेंटर बंद कर देना चाहिए? सर ये बहुत ही ऐसे फन्नी किस्सा रहने वाला है। हमने बड़े मुश्किल से पैसे वैसे जुगाड़ करके कोचिंग स्टार्ट करा। एक हॉल था, वो हॉल को हमने पार्टीशन वगैरह सब कराया जी, सब कुछ हुआ, बहुत मेहनत लगी, 1 महीना वगैरह सब लगा उसमें। जिस दिन ओपनिंग थी उस दिन कोविड लॉकडाउन। अच्छा, 19 जिस दिन हमारा ओपनिंग था उसी दिन कोविड का लॉकडाउन लग गया था। अच्छा। तो उस टाइम पे दिमाग में पहले तो 10-12 दिन कुछ नहीं पता चला, उस टाइम किसी को पता नहीं था, लेकिन जब 6-7-8 महीने इसको हो गए तो दिमाग में यही था कि इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो तो रेंट तो चल रहा था ना। अच्छा, बिल्डिंग तो ली थी, अपार्टमेंट तो वो रेंट ले रहा था, वो रेंट तो चल रहा था, तो रेंट तो चल ही रहा था।
तो सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि यार अब 10 महीने हो गए हैं तो शायद ना हो। फिर कोविड की वजह से उस टाइम पे ये था कि अब बंद कर देना चाहिए, बट नहीं किया सर। स्टार्टिंग टाइम पे ही आपने सोच लिया कि अब मुझे बंद कर देना चाहिए? नहीं, पहले 10-12 दिन तो नहीं था कुछ, अच्छा। इतनी मेहनत की थी, 1.5 महीना लगा था बनाने में। हाँ। स्टार्टिंग में था नहीं, लेकिन जब ये पता चला ना कि ये पता नहीं कब तक चलेगा कोविड, जी जी। तो उस टाइम पे तो बीच में आता ही 1-1.5 महीने बाद, नहीं यार कुछ और देख लेते हैं, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। क्या किसी ने कभी आपको ऐसा कहा कि यार तू क्या ट्यूशन पढ़ा रहे हो, क्या ट्यूशन पढ़ा के क्या मिलेगा, कुछ और कर ले? थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा सर। ऐसा है कि जिनके पास हमने पढ़ा है, जी। पहला मुझे उन्हीं से ये मिला है कि तुम मेरे पास ही पढ़े हो, हाँ। तो हमने मार्केट तुमसे ज्यादा देखी है 15 सालों के नगरोटा में, तो तुम्हारे बस की बात है नहीं है। तो अब आप अपने गुरु से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको एनकरेज करेंगे? हाँ। लेकिन हमारे वाले जो जिन मैं अभी नाम नहीं बोलूंगा, जी जी। लेकिन जिनके पास हम थे तो उनका पहला यही था कि जब डिमोटिवेट कर डीमोटिवेट, क्योंकि जब एक्चुअल में जब मैं आ रहा था वापस तो उन्होंने बोला था हमारे पास ही स्टार्ट कर लो। अच्छा। उनके पास ही, लेकिन था कि नहीं यार खुद का एक ट्राई दे देते हैं, तो उन्होंने ये बोला था। मतलब उनको लगा कि आप में पोटेंशियल है, आप उनके साथ ही करो, जी, जी। आप अपना नहीं डालो। हाँ, उनका ये था। तो आपने उस चीज को कैसे फेस किया? उस चीज में सर ये था कि ज्यादा दिमाग में लिया ही नहीं, उन्होंने जो बोला ठीक है, हमने सोचा लगा देंगे, होगा, देखा जाएगा, नहीं आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, क्या ही रहेगा। पहले स्टूडेंट या पहली अर्निंग हमेशा याद रहती है, जी। तो जब आपने अपने पहले स्टूडेंट से अर्निंग की थी तो वो कैसा आपके लिए, मतलब कि लाइफ में कैसा पॉइंट था वो? सर मैं वही बता, उस टाइम पे फाइनेंशियली ही दिक्कतें थी, हम्म। कोई भी आ रहा था, कैसे भी आ रहा था, पढ़ा रहे थे जी। तो उस टाइम पे मोहल्ले के बच्चे ही थे आसपास के। हाँ। तो पहली अर्निंग जो मुझे याद है उस टाइम पे, सर बात कर रहा हूँ आपको 2011-12 की, अच्छा। जब हम 10वीं-11वीं में थे, हाँ। तो तब की बात करो, तब पहली अर्निंग थी मेरे पास 4,000 रुपए। उस टाइम पे 4,000 बहुत थे, 2011 में तो हाँ बहुत थे। बहुत है। और 4,000 में लगा लो आप, 2,000 में बंदा राशन डलवा सकता था घर का। हाँ। तो वो तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मतलब घर पे तो जरूरत है उस चीज की, और इतना कुछ हाथ पैर मारने नहीं पड़े, बच्चों को पढ़ाया तो उसके पैसे मिल तो गए। कितने बच्चे थे आपके पास जब आपने? उस टाइम पे मेरे पास छोटे बच्चे कोई 7 या 8 थे। 7-8? तो क्या था पर हेड फीस? उस टाइम पे सर 500-600 रुपए लेते थे हम छोटे बच्चों का। अच्छा। 400-500 रुपए, अच्छे रिनोन्ड बच्चे थे फैमिलीज के, 400-500 तो रुपए। अभी आपके ट्यूशन सेंटर में क्या फीस है? सर अभी हम एक जो ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं जो जगती के बच्चों के लिए, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। ओके। उसमें हम कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं करते, लेकिन हाँ जो नगरोटा वाला हमारा ट्यूशन सेंटर है उसमें हम फीस वगैरह चार्ज करते हैं, बट बात वही है सर, बहुत नॉमिनल, क्योंकि हमने वो चीजें फेस की हुई हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे को फीस की वजह से दिक्कत परेशानी आ जाए। जैसे आपने कहा कि हम जगती के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो इसके पीछे का कोई रीजन? सर एक रीजन तो हर जितने भी टीचर्स हैं सर, हर कोई टीचर दिल से ये चाहता है कि यार मैं कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करूं ही करूं। एग्जैक्टली। हम देखते हैं हमारे आजकल के जो टीचर्स इतने फेमस हैं, अलग पांडे सर है, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं, तो हम भी यही चाहते थे नहीं यार बच्चों के लिए कुछ किया जाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको ये भी है कि घर पे चलाना है। हमने नगरोटा में काफी किया, जैसे 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, 15 फ्री भी पढ़ते थे, लेकिन जब हम जगती में आए, हमारा एक बड़ा अच्छा एनजीओ है, उसका नाम जरूर लेना चाहूंगा सर जी, चिल्ड्रन होप इंडिया करके एक एनजीओ है। उन्होंने कश्मीरी पंडित का जो भी, आपको पता है परेशानी कितनी रही है उनको, तो उन्होंने उस चीज को नजर रखा, तो उन्होंने हमसे बात की कि आप हमारे जो कश्मीरी पंडित जितने बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओ। स्टार्टिंग में तो हम सिर्फ कश्मीरी पंडित को पढ़ा रहे थे, अब हमारे पास जो बच्चा जगती में आता है, जिस मर्जी क्लास का आता है, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो अच्छा, जब चिल्ड्रन होप इंडिया ने आपसे बात की तो उन्होंने स्पेशल कहा था कि सिर्फ कश्मीरी पंडित से आपके पास सर जब स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में तो था कि कश्मीरी पंडित, लेकिन राज सर है वो थोड़े विजनरी इंसान है, तो उनसे यही बात हुई, उन्होंने बोला कि अगर क्लास में 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ, तो 5-7 बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन तो हर एक का राइट है ऑब्वियसली सर। और बात यह है ना कि जब मैं क्लास में पढ़ा ही रहा हूँ, मेरे पास स्ट्रेंथ है ही, तो मुझे कोई अलग से एफर्ट तो मारना नहीं है, तो बच्चा को सीख ही जाएगा। हाँ, तो वैसा रहा। तो जो आपका नगरोटा का इंस्टीट्यूट है और आपका जगती का इंस्टीट्यूट है, आपको क्या लगता है कि कुछ मतलब होता है ना इंटेलिजेंस बच्चे या कोई एक थोड़े जैसे मेरे जैसे होते हैं बैक बेंचर्स, तो आप कैसे उन दोनों को रोल प्ले करते हैं? सर मैं ये मतलब हम भी कोई ज्यादा ब्रिलियंट नहीं रहे हैं जी, हम भी यही बोलेंगे कि हम काफी एवरेज ही बच्चे थे जी, बट ये है कि हर बच्चा अपने हिसाब से ना स्पेशल रहता है। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता, मगर यहाँ पे अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं टीचर हूँ, ये कभी नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ पढ़ते ही रहो। आप अपने अंदर का कोई टैलेंट पहचान लो। हाँ, जो भी कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, आप अच्छे से उसको करो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको बोल दिया कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, और आज वो ज्यादा सेटल है कंपेयर टू टॉपर्स। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, हर बच्चा अपने वे में एक यूनिक है। हाँ, बस टीचर को होना चाहिए कि उसको पहचानना, राइट गाइडेंस देनी। कई बार आप किसी बच्चे को इतना बोल दो ना तू कर लेगा, हाँ, तो वो कर ही लेगा, बट आपको उसको कॉन्फिडेंस की जरूरत रहती है। कॉन्फिडेंस देना एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चे के लिए। सर हमें भी ऐसे ही हुआ है, हमें भी किसी ने बोल दिया आप अच्छे हो पढ़ने, हाँ, हम थे नहीं तो बाद में तो किसने बोल दिया और वो हमारा साथ चलता रहा। हाँ, इस तरीके से रहता है, फिर बंदा सोचता है इसको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे।
क्या कोई ऐसा स्टूडेंट भी रहा जहां आपने पूरी कोशिश की उसे हेल्प करने की, पर आप कहीं ना कहीं हार गए? सर ये आप ही जगती में रहते हैं, आप जी। देखते हैं कि अभी जो यहाँ की सिचुएशंस बन रही हैं जी। छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी, वो ना थोड़ा गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, थोड़ा नशे वाली साइड जा रहे हैं। हाँ। नाम तो नहीं ले सकता सर बच्चे का ऑन कैमरा, लेकिन एक बच्चा था 10th में, स्कोर्ड 78% मार्क्स। 78% मतलब बहुत अच्छा बच्चा है, एवरेज से ऊपर है। 78% मार्क्स उसने ले लिए बच्चे ने। उसका अगर वो मेहनत करता तो कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेता। हाँ। सर 78% लेने के बाद वो बच्चा बढ़ गया गलत संगत में। 10th के बाद ही? 10th के बाद ही। ठीक। गलत संगत इन द सेंस की वो नशे वशे में पड़ गया। उसके घर जो फादर थे वो ड्राइवर थे। अच्छा। तो बड़े मुश्किल से दो तीन बहनें हैं, तो हार्ड अर्निंग करके उसको पढ़ा रहे थे। 10th तक बहुत आज्ञाकारी बच्चा था, जैसा बोला वैसे किया और अच्छे मार्क्स लाए। उसके बाद मैंने उसको 2-3 बार बुला के समझाया यार ये सब चीजें नहीं, पर सर आपको पता है ये बच्चे जो है जो कोई आदत पकड़ लेते हैं, हाँ, तो इनके लिए छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो आज के टाइम पे जब मैं उस बच्चे को देखता हूँ, हाँ, बड़ी बात दिखता भी है, तो अब वो ऐसा दिखता है कि ये बच्चा एकदम कहीं इसने पढ़ाई नहीं करी है, अच्छा, बचपन से ही नशों में है। तो उस बच्चे की बिल्कुल भी हेल्प हम नहीं कर पाए, क्योंकि उसको समझा ही नहीं सकते आप। क्या समझाओ, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा बन जाता तो जैसे आप इतने बच्चों को पढ़ाते हो, तो आपको क्या लगता है कि नशे में किस तरीके से मतलब आज का जो यूथ है वो पढ़ रहा है? सर मैं देखो, जहां तक मैं जानता हूँ, जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, हाँ, सबसे ज्यादा जो दिक्कत हमें देखने को मिल रही है, एक तो जो एनवायरनमेंट बन चुका है जगती में, खासकर जगती में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है इस चीज की। उस एनवायरनमेंट की वजह से ना, जब बच्चा उस एनवायरनमेंट में रहता है ना, उसको कोई वो नहीं है, तलब अलग नहीं है, उसको बस शो ऑफ करना है कि मैं एक बार कर लूं। अच्छा। आपको पता है सर, जब बंदा ऐसी कुछ चीजें ट्राई कर लेगा, उसका माइंड में कितना ही कंट्रोल है। पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता। आजकल ऐसे ऐसे नशे आए हैं सर, बच्चा आपके सामने करके बैठेगा, आप बता ही नहीं पाओगे कि ये नशे में है कि नहीं है। अच्छा। तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं। तो उसका मेन दिक्कत ये है ना कि बच्चे सोसाइटी में रहते हैं, और वो सोसाइटी वाले ज्यादातर बड़े लोग होते हैं बिगाड़ने वाले। 22-23 साल के लड़के हैं जो ऐसा कर रहे हैं, उसने उसको भी थोड़ा ऑफर कर दिया, और बच्चे में इतना खुद का विल नहीं है, उसने मना नहीं किया, 2-3 बार ट्राई कर लिया, उसकी हैबिट बन गई, क्लासेस बंक करना स्टार्ट कर दी, यहीं से बर्बादी स्टार्ट हो गई। हाँ, क्लासेस बंक करना स्टार्ट कर दी, इसी चीज में आ गया फुल टाइम। तो आगे पेरेंट्स की कौन सी गलती होती है जिस वजह से बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर पड़ता है? सर आजकल पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती जो है, वो तो एक तो पहला दिन मैं पर्सनली फील करता हूँ, पता नहीं कैसा लगेगा, कंपैरिजन सबसे गंदे होते हैं। मतलब आप किसी बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते किसी दूसरे से। हमने भी बड़े फेस किया, आई एम श्योर आपने भी किया होगा, कि उसका बच्चा वैसा कर रहा है, उसका बच्चा वैसा कर रहा है, तुझे भी वैसा ही करना है। तो हर बंदा ना एक यूनिक रहता है अपने तरीके से, उसका अपना माइंडसेट है, वो अपने तरीके से वो पोटेंशियल देता है जितना वो देख सकता है, फिगर आउट कर लेगा। एक तो अंडरस्टैंड नहीं करते, जनरेशन गैप बहुत बड़ा है। हाँ, जनरेशन गैप है। आज का टाइम पेरेंट्स को समझ नहीं आता बच्चे के साथ किस तरीके से रहना, क्या करना, तो वो ज्यादा फिर डांट पीट पे ज्यादा रहते हैं। उस वजह से बच्चा फिर वो डरता है, कुछ ऐसी चीजें उसकी जिंदगी में चल रही है वो उनको बता ही नहीं पाता है, तो वो वहां पे नेग्लिजेंस। तीसरी बात सर, सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे ने बोल दिया मेरे स्कूल का काम करना है, फोन लेके दे दो। हाँ, महंगे से महंगा फोन। आप देखना 9वीं-10वीं के बच्चों को आईफोन लेके दिए हुए। हाँ, खुद फादर जो है वो दुकान पे काम करते होंगे, ईएमआई पे आईफोन लेके दे दिए। वो बच्चा क्यों पढ़ेगा सर? हम क्यों पढ़ रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ आगे जाके कमाना है। हाँ। तो क्यों पढ़ेगा? उसको सब मिल रहा है, उसको बाइक दे दिया, टेंशन सब दे दिया। तो पेरेंट्स को लगता है, हम पेरेंट्स को अपनी जगह सही है, उनको लगता है नहीं यार हमें जो नहीं मिला इनको मिलना चाहिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे के लिए। वो चीजें गलत रहती है। आपने देखा हो कितने सारे तो ऐसे एक्सीडेंट ही हो गए बच्चे। हाँ, वो चीजें। क्या मार्क्स ही सब कुछ होता है, या आपके हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और है? सर मार्क्स तो कुछ भी नहीं होते। मतलब जो मेरे बच्चे फेस करेंगे वो तो इस चीज को बोल रहे हैं, क्लास में तो बोलते रहता है कि मार्क्स मार्क्स, बट मार्क्स तो कुछ भी नहीं होते। हाँ। लिटरली मार्क्स तो मतलब ये नहीं है। बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं, अभी रिसेंटली आप देखते हो वो आ गया, रिजर्वेशन आ गई। हाँ। मार्क्स की 91 ले लिए, 98 ले लिए। आप तो उसको क्लास में बैठ के देखना, उस बच्चे को किताब में उतनी नॉलेज नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपको बताना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ। ये सब चीजें कंसेप्चुअल लर्निंग ज्यादा होनी चाहिए सर, मार्क्स वार्क्स के लिए नहीं है। क्योंकि जब आप आगे कॉलेजेस में जाओगे, हाँ, बाकी बच्चों को आप देखोगे, हाँ, और आप 98 लेके बैठे हो और आप एक बेसिक चीजें नहीं बता पा रहे हो, तब आपको समझ आएगी कि मार्क्स वगैरह कुछ नहीं थे, हमें ज्यादा कंसेप्ट पे ध्यान देना चाहिए था। क्या कभी किसी पेरेंट्स ने आपको कुछ ऐसी बात बोली हो जो आज तक आपको याद हो? सर पेरेंट्स का तो रहता ही है, पेरेंट्स तो काफी कुछ बोलते ही रहते हैं, बट ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, अब आपको पता है सर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ, अगर आप उनका बच्चा अच्छा कर गया, हाँ, तो भी क्रेडिट हमारा। हाँ, अगर बुरा कर गया, हाँ, तो भी क्रेडिट हमारा। हाँ, तो टीचर हम ये नहीं बोल सकते जी 98 ले लिया हमने लाए जी, बच्चे ने मेहनत खुद की होती है। हाँ, टीचर का थोड़ा सा रोल होता है बस। वहीं भी बच्चा के कम मार्क्स आ गए तो वो भी हमारे में रहता है। तो एक दो बच्चे ऐसे सर जो हुए, फेल भी हुए। पूरे साल हम बोलते रहते हैं कि बच्चा स्कूल ट्यूशन नहीं आ रहा,
यहाँ पे कोचिंग अटेंड नहीं कर रहा, पढ़ नहीं रहा, उस टाइम पे उतना ध्यान नहीं होता। लेकिन एंड में जब बच्चा फेल हो जाता है या कम मार्क्स आते हैं, कुछ आता है, हाँ। फिर अरे आपको नहीं पढ़ाना नहीं आता है तो ये चीजें रहती है। तो पेरेंट्स तो बोलते हैं काफी कुछ, काफी अच्छा भी बोलते हैं। बड़े सारे ऐसे पेरेंट हैं, इवन कि जगती में मैं आया हूँ सिर्फ एक पेरेंट की वजह से। अच्छा। उनका नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, उनका नाम अशोक रैना है जी। वो पुलिस में जॉब करते हैं। वो हमारे पास आए थे नगरोटा में अपने बच्चों का एडमिशन कराने। उन्होंने जी। बहुत रश देखा वहां पे। अच्छा। जब उन्होंने इतना रश देखा तो वो बोलते नहीं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, आप जगती में पढ़ाओ। तब हम जगती में नहीं पढ़ाते थे। अच्छा। सर उन्होंने कमरे भी उन्होंने प्रोवाइड करे, हाँ। और बच्चे भी उन्होंने करके दिए 10-12। तो हमने उनकी वजह से यहाँ पे कोचिंग जो है वो स्टार्ट किया था। तो जब आप जगटी में आए तो क्या आपने कुछ यहाँ पे फेस किया? सर जब मैं जगती में आया ना, आप ही को क्यों मतलब लाइक आगे जो जगटी वो एक कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी है जी जी, और आप कश्मीरी पंडित नहीं हो, जी जी, तो आप ही को क्यों यहाँ पे प्रोवाइड की गई बिल्डिंग? ये तो मैंने बहुत इस चीज में तो मैंने बड़ी ज्यादा चीजें फेस भी की सर जी। इवन आपको शायद पता नहीं होगा, इस पे हमारे पे कंप्लेन हुई है। अच्छा। 10 दिन तक हमारा इंस्टीट्यूशन बंद रहा। ओके। इस वजह से, जस्ट बिकॉज इसलिए कि आप कश्मीरी नहीं हो तो आपको गवर्नमेंट की बिल्डिंग कैसे मिल गई। हाँ। तो सर इसमें क्या है, अब ये जो स्कूल है ना, ये है गवर्नमेंट से गोद लिया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया गवर्नमेंट के साथ। तो इसमें सर ये रहता है एक्टिविटीज कम्युनिटी को बेनिफिट करती है, हाँ, वो सब करवाई जा सकती है उसके अंदर। अच्छा। दूसरी बात सर ये थी, मैं ऐसा बोलूँगा हमारे साथ, बेशक मैं कश्मीरी नहीं हूँ, डोगरा हूँ, लेकिन हमारे साथ मैक्सिमम स्टाफ जो काम करता है तो मैक्सिमम स्टाफ हमारा कश्मीरी है। तो आई थिंक उन्होंने देखा होगा हमारा काम, नगरोटा में काम शाम देख के, तो उन्होंने हमें अप्रोच करा। राज काचू सर है जो इसके ट्रस्टी है, तो उन्होंने हमें अप्रोच करा। तो हमने काम 1-2 साल करके दिया, उनको अच्छा लगा सर, तो उन्होंने आगे कंटिन्यू करा। आज के एजुकेशन सिस्टम में कौन सी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि बदल देनी चाहिए? सर अभी तो आई थिंक बदल दी है, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो बदल दी गई है। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले क्रैमिंग पे ज्यादा फोकस था, याद करो, गाइड साहब ने भी पढ़ा, हमने पढ़े। तो आजकल ऐसा नहीं है, आजकल अभी बड़ी सारी चीजें जो मोदी गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है आने के बाद। अभी जैसे आप कर सकते हो, कंसेप्चुअल लर्निंग पे ज्यादा फोकस है, आपको ऐसे कोर्सेज सिखाए जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जाएगी। तो अब ये धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो जो चेंजेस हम सब बात करते थे, आई एम श्योर आप भी सारे लोग बात करते थे, वो ऑलरेडी जो है सरकार ने। अगर कोई स्टूडेंट बार बार फेल हो रहा हो, तो अंदर से वो टूट चुका हो, तो आप उसको कैसे मोटिवेट करते हो कि नहीं भाई तू इस बार अटेम्प्ट दे, इस बार तू पास हो जाएगा? सर अगर वो ज्यादा बार फेल हो रहा है तो ये सिंपल सी बात है कि उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है। पहले तो मैं उसको यही है कि जिस तरीके से रहता है पास वास तो कराएंगे, जैसे मतलब पढ़ा के, बट उसको ये जरूर सजेशन दूंगा कि आगे पढ़ाई मत करना। मतलब जो अगर उसका नहीं इंटरेस्ट है, क्योंकि उसको बोलेंगे कुछ ऐसा काम करना जिसमें तेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, हो सकता है 2-3 साल बाद वो हमें मिले, वो ज्यादा सक्सेसफुल हो। क्योंकि किसी से ऐसा काम करवाना जिसमें वो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसका वो तो लाइफ खराब होगी सर, कुछ नहीं होगा। जैसे आप दिन में हजारों बच्चों से डील करते होंगे, तो हजारों बच्चों का माइंडसेट अलग होता होगा। जी सर। तो जैसे कि आज के टाइम पे हम भी देखते हैं कि जेनजी जो, मतलब हम भी जेनजी में बिलोंग करते हैं, बट ऐसा है कि आज के टाइम पे लोग मतलब पढ़ाई को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। सर वो भी एक दिक्कत है। हाँ। जो आप बोल रहे हो ना, वो एक तो होता है कि जिसको लगता है कि मैं स्किल से डेवलप कर लूंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा। बिजनेस आजकल जो सबसे बड़ा चल रहा है कि हम बिजनेस कर लेंगे अपना, हम तो सेटल हो जाएंगे। बट सर उसके लिए एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है ना। एग्जैक्टली। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, अगर आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी तभी बात कर पाएंगे सर। नहीं तो अभी चीजों की नॉलेज ही नहीं होगी तो कैसे बात होगी। तो मेनली ये है कि अगर आप कहीं खुद की दुकान खोल के भी बैठ जाओगे ना, वहां भी आपको कस्टमर को हर प्रकार के कस्टमर आएंगे, पढ़े लिखे भी आएंगे, अनपढ़ भी आएंगे। तो आपको पढ़ाई तो जरूरी है। अब ये नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है, हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है। एजुकेटेड होना तो जरूरी है ना सर। हाँ। तो एजुकेशन तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। बट ये है कि जो अभी जनजी है उनको ये लगता है कि नहीं यार हम ऐसा बिजनेस डाल देंगे, ऐसा कर लेंगे, तो उसके लिए आप बिजनेस की पढ़ाई कर लो ना, उसके बाद डालो, थोड़ा रिसर्च करने के बाद डालो। अगर आप अपने यंगर सेल्फ में वापस जाना चाहे तो आप अपने में क्या ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे कि मेरे को इससे कुछ बेस्ट करना है? सर सबसे पहले तो मैं बोलूंगा इंजीनियरिंग नहीं करनी जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे व्यूअर्स जिनको आगे इनका पैशन होगा इंजीनियर बनना, वो कर सकते सर। मैं बहुत खराब इंजीनियर था। मैं लिटरली खुद को ये एडवाइस देना चाहूंगा कि बीटेक तो नहीं करनी थी। हाँ। क्योंकि पैशन टीचिंग था। हाँ। तो फिजिक्स था, तो फिजिक्स ही पकड़नी चाहिए थी। लेकिन सोसाइटल प्रेशर सर, हम भी उसी में आ गए। अच्छा। तो साथ में बोल के कि उनका बेटा इंजीनियर है, तुम भी। आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपने स्कूलिंग की, फिर आप कॉलेज में कैसे गए, थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्कूलिंग में क्या था कि 8वीं तक तो, 7वीं 8वीं तो सब सही चल रहा था। पता नहीं कैसे स्कूलों में टॉप ऑफ कर देते हैं। अच्छा। तो टीचर्स को लगता था कि नहीं कोई तोप है। एक बात है सर, जब आपको कोई ज्यादा अच्छा बोलने लग जाता है ना, आप पे प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ। अगर बंदे से कोई उम्मीद नहीं हो ना, उसको कोई मसला नहीं। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। 7वीं 8वीं तक ठीक था सर। 9th जब हम 10th क्लास में गए थे, हाँ, तो दोस्ती सर बन गई। अच्छा। बड़े सारे दोस्त ऐसे बने
जिनको क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट था। ठीक। तो उनके साथ साथ में हमें भी क्रिकेट में इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, देखा देखी में। ठीक। इतना अच्छा खेलते भी नहीं थे बट इंटरेस्ट आ गया। तो उनके साथ खेलते खेलते तो पढ़ाई थोड़ी छूटती गई। ठीक है। कम मार्क्स आए 10th क्लास में, थोड़ा पछतावा हुआ। 11th में अच्छा कम बैक किया। अच्छा। हायर सेकेंडरी स्कूल का आपको पता है ना, हाँ। हर स्कूल के बच्चे आए होते हैं। हाँ। तो जब हर स्कूल का बच्चा आता है तो आपकी दोस्ती वैसी बन जाती है। हाँ। हर टाइप की। तो उधर पढ़ाई और पीछे हो गई। तो 12th क्लास में तो जैसे तैसे करके बीमार हो गए सर। तो अच्छा स्कोर हो गया, मतलब 75% तक बढ़िया होता था उस टाइम। फिर हमने सर करा साइंस कॉलेज में एडमिशन ली। अच्छा। अब साइंस कॉलेज में, अब ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ सर ऑन कैमरा, बच्चों को भी मेरे पता नहीं है। तो साइंस कॉलेज में हमने एडमिशन ली सर। हाँ। वहां पे जब हम पढ़ने गए तो वहां पे सिस्टम ही अलग था। अच्छा। मतलब स्कूल अलग है, कॉलेज का सिस्टम अलग। हमें लगा कोई पढ़ाया जाएगा, कुछ हमें पता चला कब सेमेस्टर निकल गया, कब पढ़ाई होगी। पहले सेमेस्टर में 4 बैक पहले सेमेस्टर में हमारे 4 बैक है। तो अब 4 बैक आगे एडमिशन नहीं मिलेगी। अच्छा। वो हमने घर पे नहीं बताया। ठीक। वो घर वालों को भी पता चलेगा। पता चलेगा। अच्छा। तो वो हमने घर पे नहीं बताया। ठीक। उसी टाइम पे पीएम ट्रिपल एस के फॉर्म निकले हुए थे। ठीक। तो मैंने पीएम ट्रिपल एस का फॉर्म डाल दिया। हाँ। तो मेरे इंजीनियरिंग में सीट निकल गई। भगवान ने साथ दिया मतलब। तो उसी चक्कर में सर मैंने घर वालों को बोल दिया मैंने पढ़ना नहीं, मैंने इंजीनियरिंग करनी। तो उस वजह से बीटेक के पे हम फंस गए। ठीक। राजस्थान में, अच्छा, जयपुर में कॉलेज था। तो वहां पे इंजीनियरिंग तो नहीं सीखी होगी सर, लेकिन लाइफ को लेकर बड़ी सारी चीजें सीखने को मिली। जब आप बीटेक में 4 साल अलग अलग स्टेट के लोगों के साथ रहते हैं, उनका माइंडसेट चेक करते हैं, जब हम वहां जाते हैं हमें पता चलता है कि हम जम्मू एंड कश्मीर से बच्चे हैं हमारे, हम लोग हैं, हम कितने पीछे हैं। हाँ। हम पढ़ाई में कितना पीछे हैं। हम यहाँ से तो हम वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट बन के जाते हैं, लेकिन वहां पे जब उन बच्चों को हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए देखते हैं, उनकी स्किल्स देखते हैं, तब समझ आता है कि यार हमारा बच्चा अगर यहाँ पे कोई आ मुझे जाए। ऐसा लगता है कि कॉलेज से ज्यादा हमारी हॉस्टल लाइफ जो होती है वो हमें ज्यादा सिखाती है। बहुत ज्यादा सर, हॉस्टल लाइफ में तो बहुत कुछ सीखा जाता है जी। बहुत ज्यादा कांड किए जाते हैं। हाँ। तो सब कुछ होता है। तो हॉस्टल भी हमने रखा था 2 साल, तो हम हॉस्टल में ही थे। पे बड़े अफसर बीइंग के टीचर वो सारी चीजें नहीं आ सकती वहाँ। लेकिन हम हर प्रकार के बोलते, हमारे बच्चों को यही लगता है, जिनको हम पढ़ाते हैं उनको लगता है ये टीचर है, इसको पता नहीं। उनको ये भी पता है तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो ये सारी चीजें अच्छा। बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ कर देंगे, इसको क्या पता। हाँ। जैसे हम हमारे टीचर भी आगे पढ़ा रहे होते थे, हम पीछे कुछ बोल देते थे, हमें लगता नहीं पता। आज मैं वहां खड़ा था, मुझे पता है किस बच्चे ने बोले। हाँ। हम खुद इग्नोर कर रहे थे, शायद छोड़ो पर क्या। जैसे कि आपने बीटेक किया है तो आपके पास उसके बाद बाहर काफी अपॉर्चुनिटीज होगी जॉब के लिए, तो आपने उस टाइम पे टीचिंग को क्यों नहीं एक साइड पे रख के जॉब की तरफ गए? सर मैंने किया उस टाइम पे भी, जब मैं वो बता रहा हूँ कोविड आया था। हाँ। तो उस टाइम पे बहुत परेशान हो गए 10-12 महीने के लिए। उसके बाद समझ आया कि टीचिंग इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं हो सकती। मैंने इंटरव्यू दिया था। अच्छा। वहां पे नर्डी करके कंपनी थी जी। और मेरा हो गया था, तो हमने वहां पे जॉब भी की। अच्छा। फिर कोविड दोबारा आया। हाँ। मेरी कंपनी में 100 लोग थे, 94 पॉजिटिव थे। तो 94 पॉजिटिव थे। अब सर जितना मर्जी है, अच्छी जॉब मिली है तो जांच ज्यादा नहीं है। तो हमने सर पैकिंग वैकिंग कर ली वहां से। तो हमने बोला हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, और उन्होंने वर्क फ्रॉम होम भी नहीं रखा हुआ था। अच्छा। तो फिर हमने वर्क फ्रॉम होम किया। लैपटॉप वगैरह लेके कराए, 2-3 महीने काम किया। ठीक। तो समझ आया कि नहीं यार ये अपने लिए नहीं है, स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा वो सब नहीं हो सकता। तो प्रेशर बहुत होता है कॉर्पोरेट लाइफ में। पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं लेकिन प्रेशर बहुत है। और आई थिंक सर बंदे को वही करना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट रहता है। उसमें इंटरेस्ट था नहीं। फिर हमने सोचा एक बार के लिए लैपटॉप रख ही देते हैं, क्या वापस करना। फिर सर उन्होंने कोई उनका रहता है वो केस वेस कर सकते हैं। तो हम गए वापस, फिर हमने उनको लैपटॉप वगैरह वापस दे दिया। अच्छा। बस आगे वहां। तो जब आप उनको छोड़ के आपने क्या बोला? मैंने बोला मैम थैंक यू जो आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी है जी। तो आगे तो हम नहीं कर पाए कि भाई आपके साथ क्या हम किसी कॉर्पोरेट में काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास का है नहीं। फिर आपने अपना ट्यूशन सेंटर खोला? ट्यूशन तो पहले से खुल चुका था। अच्छा, एक बैकअप था। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ट्यूशन सेंटर बंद था सर कोविड की वजह से। मैं वहां पे इसलिए गया था कि रेंट दे पाओ बिल्डिंग का। अच्छा। रेंट दिया हमने कुछ टाइम, लेकिन वो बिल्डिंग वाले भी अच्छे थे। 6-8 महीने हमसे कोई रेंट नहीं दिया था उन्होंने। अच्छा। उसके बाद उन्होंने जब आपने ट्यूशन सेंटर खोला तो आपका जो पहला बैच था वो कितने बच्चों का था? सर बहुत सरप्राइजिंग है, मतलब जो मेरा पहला बैच था वो 50+ बच्चों का था। 50 बच्चों को ट्रस्ट कैसे आया? मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उनको ट्रस्ट कैसे आया? सर एक स्कूल है जिसका बहुत बड़ा रोल है आज नोबल जहाँ पे भी है, स्कूल खोले हमने जो भी है जी। वो है सरस्वती स्कूल, सरस्वती शिक्षा निकेतन स्कूल। वो जो उनके मैम है उन्होंने एज ए बेटा मुझे ट्रीट किया हमेशा। अच्छा। अब वहां पे मैं पढ़ाता था, उनको टीचिंग का तरीका अच्छा लगता था। उन्होंने पहला स्टूडेंट अपनी बेटी मेरे पास भेजी थी। जब प्रिंसिपल की बेटी मेरे पास पढ़ रही है तो फिर तो सारा स्कूल ही मेरे पास पढ़े। मतलब सरस्वती शिक्षा निकेतन का बहुत बड़ा रोल है। आज भी सर बहुत बड़ा रोल है आज भी, मतलब वो हमेशा सपोर्टिव ही रहे हैं मुझे लेकर। अच्छा। तो वो तो मैं कभी वो चीज चुका नहीं सकता। हाँ। तो वैसा है, वो तो उनका काफी अच्छा रोल है।
तो उसके बाद में आज अपना आप करियर पूरा जो देखते हैं, आगे का लाइफ पूरी टीचिंग की फील्ड में देखते हो। जी सर, मैं तो कभी जिंदगी में कोई फॉर्म भी नहीं भरा जॉब का, ना करनी है मैंने। तो अपने बच्चों को क्या बोलते हो आप जिनको पढ़ाते हो? तो उनको तो हम बोलते हैं कि चलो देख लो जो आपको लगता है जहाँ पे इंटरेस्ट है, बट खुद जॉब का कुछ नहीं है सर। आपको भी पता है जॉब वाला मसला होता तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। बड़े लोगों की लगवाई हमने, हमारे मेरे एक फ्रेंड है उनका भी चैनल है स्टडी नॉर्म्स। अच्छा। अभी रिसेंटली उन्होंने काफी सिलेक्शन दी जेके बोर्ड, वो भी हमारी तरह ही सर, उन्होंने भी आज तक फॉर्म नहीं भरा है, ना वो भरेंगे। तो तो क्या बोलते हैं, अभी आपके पास कितने अपने ट्यूशन सेंटर है और कितने स्कूल्स हैं? सर अभी हमारे पास अपना एक स्कूल है प्ले वे करके। ओके। तो अभी एक ट्यूशन सेंटर हमारा जगती में चल रहा है। हाँ। अभी नगरोटा में भी है। उसके बाद हमारा एक ट्यूशन सेंटर राजौरी में, अच्छा। इंडियन आर्मी के साथ हमारा एक कोलैब है, जेई और एनडीए करा रहे हैं, वो भी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आसपास के बच्चे। पर हमने एक चिनैनी में भी स्टार्ट किया था, अभी वो उस लेवल पे ग्रो नहीं हुआ, लेकिन वहां भी हमारा एक ट्यूशन सेंटर है। मतलब तो आपने जैसे इंडियन आर्मी के बारे में कहा कि वहाँ पे एक सेंटर है, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। तो सर इंडियन आर्मी में एक स्कीम रहती है, उसको बोलते हैं सद्भावना स्कीम। सद्भावना जी। वो बड़े सारे लोगों को पता नहीं होगा। वो आर्मी के पास पैसे आते हैं 1 साल के, उस पैसे में क्या होता है, उनको लोकल लोगों पे इन्वेस्ट करना होता है, कुछ ना कुछ करना होता है लोगों के लिए। अच्छा। तो वहां पे मेजर साहब है, नवनीश विशिष्ट सर है, तो उन्होंने सोचा यार किसी को कुछ सामान देंगे वो भूल जाएगा। हाँ। तो कितने का दे दो, 40 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, कोई मसला नहीं है, वो सामान आप बांटोगे, वो थोड़ी देर मिला भूल गए। अगर आप किसी को एक सोलर पैनल ही दोगे, कितने ही बांट पाओगे, वो महंगी चीज होती है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम बच्चों को एडुकेट करें, तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट करा। तो वहां पे बच्चों को जेई और एनडी की फ्री कोचिंग मिलेगी। अगर वहां से जो बच्चे निकल जाएंगे वो जिंदगी भर याद रखेंगे कि हमें फ्री, आपको पता है सर जेई की फीस 1 लाख 1.5 लाख। हाँ। तो बच्चा वहां पे फ्री पढ़ेगा। तो पूरी टीम जो है वो हमारी यहाँ से जम्मू से वहां पे लेके जा रहे हैं, अलग से टीम है जी। तो वो वहां पे जाएगी और हम वहां पे 1 साल उनके साथ काम करेंगे आर्मी के साथ। तो जैसे कि आप बड़े ट्रस्ट के साथ हो, आप बच्चों के लिए काफी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हो। जी जी। तो मतलब हर एक को अपना पेट पालना पड़ता है, जैसे आप कह रहे हो फ्री एजुकेशन आप प्रोवाइड करते हो। जी जी। तो जैसे 2 से 3 जो आपके ट्यूशन सेंटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, आपके मतलब बच्चे पैसे नहीं दे रहे जी। तो आपको फाइनेंस आप कैसे अपना स्टेबल? सर मैं वही बता रहा हूँ, हमें थोड़ा फाइनेंस रहता है, उतना नहीं रहता बट थोड़ा बहुत फाइनेंस हमें ट्रस्ट की तरफ से रहता है जी। या जो आर्मी के साथ उधर से भी थोड़ा बहुत फाइनेंस रहेगा, जिससे गड़बड़ तो चल सकता है। हाँ। उसके बाद अगर हमें एडिशनल कुछ कमाना है जी। तो उसके लिए सर मैंने स्कूल वगैरह ज्वाइन करे हुए हैं जम्मू में, 1-1 2-2 घंटे के पार्ट टाइम। अच्छा। तो हम वहां भी पढ़ाते हैं, बड़ा काफी विद्या मंदिर स्कूल है, भारतीय विद्या मंदिर। हाँ। तो उसके बाद जेपी वर्ल्ड स्कूल है, तो वहां भी हमने 1-1 1.5 घंटा क्लास ली हुई है। अच्छा। तो वहां कर के तो चल जाता सर। ठीक। इतना नहीं है कि अब आप कमाने जाओ तो जितना मर्जी कमाओ। हाँ। इसका नहीं होगा तो और कहा जाता है कि जो आज के टाइम पे कोचिंग सेंटर है उसको हमने एक बिजनेस का बहुत बड़ा रोल माना जाता है हमारे मतलब इंडियन सोसाइटी में, खासकर कि कुछ नहीं करना तो भाई ट्यूशन सेंटर खोल ले आराम से, 30-35 हजार रुपए तो मजे से आ जाएगा। अब अगर आप इसको ऐसे बिजनेस लेके चलोगे, हाँ, तो आप इसको लंबा नहीं चला सकते। चल तो जाएगा आपका, लेकिन आप इसको एज ए बिजनेस लंबा नहीं चला सकते। आपको बच्चों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। कोई बच्चा आपको ऐसा आएगा सर मैं पढ़ने में तो अच्छा हूं लेकिन नहीं दे सकता। आप कुछ बच्चे को पढ़ाओगे वही आपका नाम आके लेके जाएगा। हमारे पास एक बच्चा था जुग्गी में रहते थे जी। नीलम अहिरवान नाम है बच्चे का। अच्छा। 85% नंबर आया उसने 10th क्लास में। उसके मदर और फादर जो है वो दिहाड़ी लगाते थे और बच्ची भी काम पे जाती थी कभी कभी। हाँ। और उस लड़की ने लाया है 85% नंबर। अगर मैं उसको मना कर दूं नहीं यार तुम फीस नहीं दे सकते, तुम रहने दो, हाँ, तो उन्हीं बच्चों ने तो आगे जाके नाम बनाया। नोबेल का सर यही रहा है कि जो बच्चा डिजर्विंग है, मैं इतना नहीं सोचता हूँ कि ये पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा। क्या ही फर्क पड़ेगा जब आप 10-15 बच्चे पढ़ा रहे हो, 2 बच्चों से कितना फर्क पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं। तो इवन के नगरोटा में जो हमने पहला पोजीशन दी थी, हाँ। 98% मार्क्स है सर, 99 लगा लो, 94 500 में से। अच्छा। आज से 3 साल पहले की बात है, समृति शर्मा करके बच्ची है। तो ऐसे बड़े सारे बच्चे आते हैं जो बड़े कैलिबर वाले होते हैं लेकिन फाइनेंशियली दिक्कत होती है, तो उनको तो सपोर्ट करना तो सर बनता ही है। अगर आपको मैं अभी बोलूं अपने टॉपर्स जितने भी आपके नोबेल करके निकले 10 बच्चों के नाम लो। सर 10 के तो हो जाएंगे यार आराम से। बताइए। सर मैं आपको पहले पैसे शुरू करता हूँ। समृति शर्मा सर 494 आए थे 500 में से। कृतिक खेर 97%, निशांत कौर 94%, आयुष पंडिता 96%। उसके बाद सर हमारे पास नीलम अहिरवार बताया आपको 85%। उसके बाद हमारा एक लड़का था अखिलेश 87% जी। उसके बाद जानवी चलोत्रा सबसे जबरदस्त बच्ची। अच्छा। उसकी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। 94 आज वो बच्ची बाहर है कहीं बड़ी अच्छी जगह पे, वो कहीं से कर रही है। तो आई थिंक हो गए सर 7-8 तो हो गए। जी जी ठीक है। जानवी चलोत्रा है। उसके बाद गुनगुन नाग एक बच्ची है वो है। और उसके बाद शिखा बनिहाल। अच्छा। बहुत बच्चे सर, मैं तो गिनते थे कि जानवी की वो कोई सर वो उस सबसे बड़ा रोल उस बच्ची के लाइफ में रहा उसकी मामी का। आजकल के टाइम पे तो कोई अपने घर के बच्चे को नहीं देखता ना, तो उसकी मामी ने उसको लाया क्योंकि उनकी फाइनेंशियल दिक्कत थी उसके फादर की बड़ी ज्यादा। वो यहाँ पे लाके उसको पढ़ाया। हमें पता नहीं था उसकी क्या प्रॉब्लम है। अच्छा। तो फिर उन्होंने हमसे बात की
हमने उसको मिनिमल चार्ज, बहुत कम में उसको पढ़ाया। उसकी मामी ने बोला मैं पैसे दूंगी, हमने बोला हम नहीं लेंगे, लेकिन उनका बच्चा भी हमारे पास ही पढ़ता। हाँ। उस बच्चे ने 11th में हायर सेकेंडरी स्कूल में टॉप किया सर, नगरोटा में। 12th में उसने टॉप किया, उसके हमारे इंटरव्यूज भी पड़े हुए हैं। अच्छा। तो वो बच्ची ना अभी वो कहीं अच्छे कॉलेज में, पंजाब में कुछ बढ़िया कोर्स कर रही है। तो उसी का ब्रदर, वो भी टॉपर है, ब्रदर मतलब कजन, जो मामी का बेटा। तो ऐसे पे मतलब मामी मामा मिलना तो बड़े सौभाग्य की बात है, जो ऐसा आज के टाइम पे लोगों को वो भी। सपोर्ट करे। कोई नहीं करता सर आज के, खर्चा रहना खाना सब अच्छा। उन्होंने ही किया उस बच्ची का। और आई एम श्योर आज से 4-5 साल के बाद बच्ची कहीं अच्छी जगह पे हमें दिखेगी। जैसे कि आपके टॉपर्स भी निकले, एवरेज भी निकलते हैं, तो हर एक अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं होगा या कोई सेटल हो गया होगा, वो क्या पता, क्या आज के टाइम पे वो आपको कॉल करके थैंक्स करते हैं? सर मैं बताता हूँ, एक बच्चा है निखिल नाम है उसका जी। वो पहला बैच का बच्चा है, निखिल नाम। उसने उसका शुरू से होता है ना कुछ बच्चों को, जैसे कि हम पढ़ने में अच्छे हैं, हाँ। वो अच्छा था, 10th में बहुत अच्छा था और उसने अच्छे नंबर स्कोर किए, बढ़िया। हाँ। 11th में थोड़ा सा वो ट्रैक से आउट हो गया। ठीक। अब आप समझ सकते हैं। हाँ, तो हाँ। एज ही वैसी होती है, तो ट्रैक से आउट हो गया। उसको बहुत समझाया कि ऐसा मत कर, ऐसा मत, उसको नहीं समझ आई। ठीक। 11th में मैथ फेल हो गया। अच्छा। टॉपर बच्चे का मैथ फेल होना मतलब उसके लिए बहुत बड़ा धक्का है। हाँ। तो जब उसने री एग्जाम दिया था ना सर, हाँ। तो उसके 70+ मार्क्स आए थे उसमें, फेल वाले में। अच्छा। 12th में उसने बड़े अच्छे 85-86% स्कोर किए। हम्म। अब वो बीटेक कर रहा है, वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल होने वाला है जी। जितनी बार वो छुट्टी आएगा, हाँ। जब भी नगरोटा आएगा, फोन नहीं सर, वो डायरेक्ट मिलने आएगा। अच्छा। और वो हमेशा आता है, अगर साल में 3 बार आएगा वो तीनों बार मिलने आएगा। बड़े सारे ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे भी है सामने मिलेंगे देखेंगे ये सर ऐसे चलता है। जी। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी हमने फीस से भी माफ करी होंगी, हाँ। बट वो सामने आए होंगे और वो आपसे देखेंगे। नजर नहीं मिलाएंगे। अच्छा। कुछ ऐसे भी होता है, पता नहीं क्या इनके माइंड में रहता है बच्चों के। यही है कि जहां मिल जाया करो तो देख लिया करो, हाय हेलो बोल दिया करो, कुछ नहीं होता। ये तो बोलो। आप भगवान को थैंकफुल करते हो कि आप इतने बड़े मुकाम पे हो, सर, इतने बच्चे आपके साथ में चल रहे हैं और इतने बच्चे फ्यूचर में आपके साथ सर चलेंगे। सिंपल सी बात है, ये सिंपली आपकी टीम से भी कुछ लोग हैं जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, उनको मेरा सारा पता है, जी। फाइनेंशियल सब पता है। तो मैं यही है कि अपने लिए एक ड्रीम जैसा ही है कि ये जी। कैसे हो गया। हाँ। तो हार्डवर्क तो बहुत किया, बट ये नहीं था कि इतना हो जाएगा। हम्म। मतलब ये नहीं था कि इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, खुद का घर बन जाएगा, खुद होगा, कुछ भी नहीं था। हाँ। बस ये था कि लगे रहना। तो ये तो सर भगवान की वजह से हुआ। अगर किसी को ट्यूशन सेंटर खोलना हो या अपना इंस्टीट्यूट, मतलब कोई भी स्कूल, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर उसको तो यही है कि भाई अब एक सब्जेक्ट में खुद एक्सपर्ट होना जरूरी है। हाँ। जिसमें आप एक्सपर्ट हो, सबसे पहले उसी से स्टार्ट करो और बच्चों के साथ एक प्यार वाला कनेक्शन बना के आप उनके साथ रखो। अगर आपने उनके लिए मतलब जैसे उनके घर वाले सोचते हैं ना, उनसे ज्यादा सोचना उनके लिए स्टार्ट कर दिया, आपको कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप जम्मू में पढ़ा रहे हो, कहीं भी पढ़ा रहे हो, मतलब बच्चों के सर बोलते ना उनके फेवर में सोचना है कि उनको हम कैसे, ये नहीं है कि पढ़ गया घर पे क्या कर रहा हूँ। इवन सर मैं बच्चों को पूरे बाहर भी मिलते हैं, घूमते हुए मैं वहां डाल देता हूँ। अच्छा। तो मतलब एक कनेक्शन बना हुआ है बड़े भाई वाला कि यार ये हमारे छोटे बच्चे हैं, ये गलत ट्रैक पे ना जाए। तो शिवम टॉक्स नाउ की तरफ से आपके पास एक लास्ट मैसेज, लास्ट क्वेश्चन, अगर आप एक एजुकेशन मिनिस्टर होंगे फ्यूचर में, या अभी आप सपोज आप एक एजुकेशन मिनिस्टर हो अभी जी, तो आप क्या ऐसी 3 चीजें इंप्लीमेंट करेंगे इंडिया में? सबसे पहले तो सर नीट का पेपर लीक नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत आज की, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये नहीं, आपको ये पता है कि पेपर लीक होने से ना बड़ा बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, कईयों को लास्ट अटेम्प्ट में कुछ होता है। तो सबसे पहले ये है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि पेपर वेपर जो है वो प्रॉपर्ली कंडक्ट कराए। मार्क्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। हाँ। सोना मांगचुक सर का एक स्कूल है सेवाल करके शायद, वहाँ पे उन बच्चों को एडमिशन दी जाती है जो सोसाइटी में फिट नहीं होते। हाँ। तो फेल हो गए, कुछ हो गए, तो वहाँ जाकर पढ़ाते हैं। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। उसके बाद सर एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया जाए। बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं गांव में रहते हैं, डोडा भद्रवाह साइड, इतना पोटेंशियल है सर। इवन भद्रवाह साइड भी जाएंगे आप, इतना आपको तो पता ही है, कश्मीरी में बच्चों में इतना पोटेंशियल है। बट जब वो प्रोफेशनल कोर्सेज की बारी आती है ना, जैसे इंजीनियरिंग करनी है, एमबीबीएस करनी, वहां पे वो रह जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंस। तो ये कुछ अफोर्डेबल बना दिया जाए जी, और पेपर्स इजीली लीक वीक ना हो, सबसे बड़ी दिक्कत है। तीसरा सर यही है कि आपको कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया जाए, हर बच्चे को पूरा एनालाइज करके किस तरीके से आगे जा सकता है उस तरीके से। तो ये बात करूं, हमारे जम्मू कश्मीर में हर साल 5,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है जी, तो क्या वो स्कॉलरशिप पूरे 5,000 बच्चों को मिलती है? सर ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें मैंने खुद की हुई है, तो मैं आपको बता सकता हूँ मुझे मिली ये सर PM-SSS है, प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। बड़े कम बच्चों को इसके बारे में पता होता है। अगर आप 12th क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो, मतलब हम अभी तो मैं बोलता हूँ मार्क्स मैटर नहीं करते, बट यहाँ करते हैं। अगर आपके 85 से ऊपर मार्क्स है और आपने PM-SSS का फॉर्म भर दिया जी, तो आपको इंडिया का टॉप कॉलेज, जिसकी 2 लाख फीस है, हाँ 1,25,000 तक फीस है और 1 लाख आपको मिलेगा, मतलब 2,25,000 आपको मिल सकता है 1 साल का। 1 साल का जी। 4 साल का सर ऑलमोस्ट 8-9 लाख, 9 लाख के समथिंग हो गया।
9 लाख रुपया नॉर्मली बंदा खर्च नहीं कर सकता हाँ। बच्चे को। और टॉप सिटीज में, बैंगलोर में जाना है, गुजरात में जाना है, कहीं भी, और वैसे वैसे कॉलेजेस जो इजिली एंट्रेंस से भी नहीं मिलते, हाँ। वो PM ट्रिपल एस से मिल सकते हैं। तो बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मिलती है सर ये। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े सारे बच्चे हैं। कभी आप जून जुलाई के टाइम पे जाएंगे जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे, जो जम्मू तवी वाली ट्रेनें आती है ना मैक्सिमम, हाँ। तो स्टूडेंट से ही भर के आती। अच्छा। तो काफी बच्चों को ये मिले हैं और बड़े अच्छे अच्छे स्टेट्स में बच्चे आपके। आप देखना जम्मू के कितने बच्चे ऐसे होंगे, अभी सिविल इंजीनियर ढूंढने जाओगे ना, हर घर में सिविल इंजीनियर मिलेगा। हाँ। तो बाहर से PM ट्रिपल जी। से ही हुए। तो ऐसा तो PM ट्रिपल एस में जैसे 5,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, क्या वो बढ़नी चाहिए उसका 5,000 से डिजिट? सर, अगर ज्यादा क्वांटिटी पे फोकस किया रहे ना, फिर वो क्वालिटी पे दिक्कत रहती है। अगर 60% वाला बच्चा हाँ। PM ट्रिपल एस में जाके इंजीनियरिंग कर ले, वो क्या ही करेगा? हम्म। मतलब जिसको पढ़ाई में है ही नहीं कुछ, वो तो जाके वो बैक ले आएगा। हाँ। अब गवर्नमेंट ने 9 लाख भी बर्बाद कर दिया उस पे, और कुछ कर ही नहीं पा रहा। हाँ। पर थोड़ा तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए ना। जी। कंपटीशन तो तभी होगा। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो बच्चा तो कोई भी ले लेगा, 50 वाला भी चलाएगा। हाँ। तो वो तो ठीक है, उन्होंने तो आपके इंस्टीट्यूट से कितने बच्चे आज प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप में पढ़ रहे हैं? सर, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता जी। लेकिन नॉन मेडिकल में हमारे मैक्सिमम बच्चे, जो जी। पहला बैच था हमारा, अगर उसमें 22 बच्चे थे तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, 15-16 बच्चे तो PM ट्रिपल एस में होंगे। अच्छा। और मैक्सिमम बच्चे हमारे बाहर है। मैं इवन खुद नहीं लेने देता था जम्मू एडमिशन को। अच्छा। तो मैं बोलता जाओ बाहर है, कुछ सीख के आओ। हाँ। इवन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो लड़कियों को बाहर नहीं भेजते, हाँ। उनको खुद जाकर कन्विंस किया हुआ है, पूरी स्कीमें बताई हैं, क्योंकि पेरेंट डरते हैं, उनको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, कैसा है, हाँ। क्या होगा, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो वो चीजें कर करके उनको समझाया, बड़े सारे लोग ऐसे हैं। तो ये है कि मैक्सिमम बच्चे जो नॉन मेडिकल लेते हैं, 85 से ऊपर सर हमारे पास तो बच्चे रहते ही हैं। जी। तो 20-22 बच्चों का बैच है 12वीं क्लास का, हाँ। और 14-15 तो ले ही आते हैं। तो उनका पहली प्रायोरिटी ये होती है PM ट्रिपल एस। या तो हाँ। कश्मीरी पंडित रहते हैं तो वो कोटा वाला जो रहता है, हाँ। हाँ। तो उसमें जाते हैं। तो बाहर ही है मैक्सिमम बच्चे। तो आपका ये मोटिवेट है, मतलब ऐसे मोटिवेट करते हो कि बच्चों को कि आप जम्मू से ज्यादा बाहर फोकस जी, करो? मैं डेफिनेटली सर करता हूँ। बट अभी कुछ इंडिया में नया चीज इंप्लीमेंट होने वाली है, पता नहीं आपने सुना कि नहीं। न्यूजीलैंड की कुछ यूनिवर्सिटीज है, मतलब कुछ ऐसे कॉलेजेस है जो अभी हमारे इंडिया में तो आ ही रहे हैं, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसे कॉलेजेस आ सर, रहे हैं। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए फिर हम बच्चों को बाहर के लिए क्यों रिकमेंड करेंगे? जी। तो बोलेंगे जाओ आप भाई यहाँ पे पढ़ाई। हाँ। बट जम्मू है सर, मेन चीजें ये नहीं, मैं नहीं बोलूंगा प्रोफेशनल कोर्सेज वाले वैसे कॉलेजेस नहीं है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे खुद होटल मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से हूँ, तो तो अगर आपको देखा यहाँ पे- जाए, हाँ, मैंने भी गुजरात से ही किया हुआ है। बस ऑब्वियसली सर, तो यही चीजें जी। क्यों, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूं, हाँ। तो अगर मैं किसी को कंप्यूटर साइंस के लिए बोलूंगा तो मैं जी। कभी नहीं बोलूंगा जम्मू जा, मैं तो बोलूंगा बैंगलोर जा। हाँ। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, वहां जाओ, सीखो। क्योंकि वहाँ तुम्हारा पैकेज भी एक अच्छा लगेगा। वही हाँ। अब यहाँ पे आप डबल पैसा खर्च कर लोगे। आपको पता है जम्मू के कॉलेजेस की फीस, इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस बाहर के कॉलेज को टक्कर देते हैं। अच्छा। 1.5 लाख में फीस है यहाँ पे। जी। एक रेपुटेड कॉलेज है, काफी बच्चे वहां जाते हैं, उनको पता है। हाँ। सेम फीस वहां वो पे कर रहे हैं, तो उससे आधे में तो वहां हो जाएगा बात। तो यहाँ पे हाँ। क्या करें, उनके पास तो फैकल्टी भी नहीं होती। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिली आपसे। अब एक लास्ट लाइन आपको, जो आप बच्चों को मोटिवेट करो, तो वो क्या लाइन होगी? बेटा, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा सब बच्चों जो हमें देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में, आप किसी भी फील्ड में कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, बस उसको दिल से कर लो। अगर आप एडिटिंग सीख रहे हो, एडिटिंग सीखने दिल से सीखनी, AI सीख रहे हो दिल से सीखना है, कोई भी स्किल डेवलप करनी है उसको दिल और जान लगा दो। आपका उसमें मन लगना चाहिए, आप कभी भी जिंदगी में पीछे नहीं हटोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू भाई।